Hello everyone, welcome to NTA NEET Test 76 Chemistry Discussion. I am शशि शेखर और हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल आर वायलेटेड। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर वायलेट हो रहा है मतलब सेम ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन ऐड कर दिया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड ऑप्शन में तो यहाँ पे पॉली वायलेट हो रहा है क्योंकि दोनों ही अप स्पिन ऐड हो गए हैं, और साथ ही यहाँ पे हंट्स रूल भी वायलेट हो रहा है क्योंकि सिमिलर सबसे पहले हम हाफ फिल्ड करते लेकिन यहाँ पे पहले ही फुलफिल कर दिया गया है ऑर्बिटल्स को, तो इसके अंदर दोनों ही वायलेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर पॉली तो वायलेट नहीं हो रहा है लेकिन इसमें हंट्स रूल वायलेट हो रहा है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ पर फिल होना चाहिए था थर्ड ऑर्बिटल में। फिर इस ऑर्बिट ये तो बिल्कुल सही है, ना ही पॉली वायलेट हो रहा है ना ही हंट्स वायलेट हो रहा है। और अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन के अंदर डी ऑप्शन में अगेन पॉली वायलेट हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों ही वायलेट हो रहा है और वो है बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो मेटल जो है वो M+ मतलब आयन आसानी से बना लेना चाहिए और कटायन आसानी से बना लेना चाहिए, और नॉन मेटल जो है वो अनायन आसानी से बना लेना चाहिए। तो मेटल को कटायन बनाने के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये आसानी से मेटल कटायन फॉर्म कर लेगा ऑफ मेटालिक एटम एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इसकी उतनी ही ज़्यादा ये आसानी से अनायन बना लेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन फेवर करेंगे आयनिक बॉन्ड को। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड तो देखें तो CO2H जो है ये यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है, तो ये इस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। और सेकंड ये कार्बन है और इस स्ट्रक्चर का नाम CONH2 को हम कार्बामॉइल लिखते हैं, तो कार्बामॉइल लिखेंगे तो फिर 2 कार्बामॉइल और बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आए द वैल्यू ऑफ N इन दिस, तो रिएक्शन बैलेंसिंग दी हुई है सिंपली, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा, कैसे फाइंड करेंगे? Mn को x मान लो, ऑक्सीजन -2 होता है तो -8 हो गया, दिस इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7, तो +7 से ये 2, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है लगता है, ये चलिए 2+ होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 5 हो जाएंगे। Mn 2 माइनस में नहीं जाएगा, 2+ में जाएगा, तो यहाँ से फिर बैलेंस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें बाकी चीज़ों को देखें जैसे 5 इलेक्ट्रॉन अगर हम कर देते हैं तो टोटल चार्ज बैलेंसिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पर 8+ और 5 माइनस और एक माइनस यहाँ पे MnO4 माइनस, तो 6 माइनस है और 8+ है, तो ओवरऑल 2+ का चार्ज है और इधर भी 2+ का चार्ज है, तो ये 2+ ही होगा, तो 5 आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग alkali metal halide हैज़ द लोएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को अगर हम देखें तो सिंपल अट्रैक्शन फोर्स कूलम फोर्स से देख सकते हैं, KQ जो फोर्स है वो KQ1 Q2 अपॉन R² या R पे डिपेंड करेगा, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, और जितना ज़्यादा रेडियस होगा, रेडियस अगर बढ़ेगा तो फिर लैटिस एनर्जी कम होगी। मतलब अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज़ है। तो साइज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो साइज़ सबसे ज़्यादा हमें, क्योंकि लोएस्ट पूछा है, तो सबसे ज़्यादा साइज़ CSI का है, दोनों ही बड़े बड़े एटम्स हैं, सीजियम भी बड़ा है, आयोडीन भी बड़ा है, तो ओवरऑल इसमें सबसे कम लैटिस एनर्जी आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसे इसके अंदर तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो फिर तो ये इनएक्टिव हो जाएगा या फिर अकायरल हो जाएगा, तो बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सेकंड स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सेकंड स्ट्रक्चर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो फिर ये कायरल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कायरल सेंटर हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये फिर कायरल हो जाएगा। इसमें भी अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो इस तरह से आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन न्यूक्लियोफाइल्स ओनली। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स जो कि न्यूक्लियस लविंग या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, तो खुद नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उनके पास या फिर एक लोन पेयर रहना चाहिए। ये सिमिलर टू लिविस बेसिस हैं,
मतलब अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे, जैसे RCH2 माइनस है, CN माइनस है, CH3 इसके पास भी लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये लुईस बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल्स डिनोट कर रहा है। BF3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, NH3 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ओनली B करेक्ट कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। हाँ, एक CCl2 में लोन पेयर दिख रहा है, बट ये लोन पेयर कार्बन को अगर हम देखें, कार्बन इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हियर, है ना। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक Cl और एक Cl, ओवरऑल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। अ मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। वुड्स रिएक्शन कराना चाह रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथॉक्सी इथेन द हाइड्रोकार्बन विच इज़ नॉट फॉर्म्ड। तो इथाइल आयोडाइड है और एन प्रोपाइल आयोडाइड है, इन दोनों का जब हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम के साथ, तो मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये दोनों अगर इथाइल और इथाइल आयोडाइड आपस में रिएक्ट कर गए, तो 4 कार्बन आपस में कंबाइन, 4 कार्बन की चेन बन जाएगी। ये अगर 2 आपस में कंबाइन कर गए तो फिर 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। ये दोनों अगर आपस में कंबाइन कर गए तो फिर 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो ब्यूटेन तो बन रहा है और हेक्सेन बन रहा है, पेंटेन बन रहा है, लेकिन प्रोपेन नहीं बन रहा है। तो हमसे यही पूछा गया है कि विच इज़ नॉट फॉर्म, तो प्रोपेन इज़ नॉट बीइंग फॉर्म्ड हियर। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस इंस्टेड ऑफ यूनि पॉजिटिव आयंस, बिकॉज ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि जनरली जो जैसे Mg को अगर हम देखें तो Mg से Mg प्लस बन रहा है और फिर Mg से Mg2 प्लस बन रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती ही है, फिर ये 2 प्लस का चार्ज क्यों अक्वायर कर रहा है? तो जनरली ऐसा होता है कि जो चार्ज यहाँ पे ले रहा है ये मतलब इसके हाइड्रेशन एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कंपनसेट हो जाता है और ओवरऑल Mg2 प्लस का फॉर्मेशन आसान हो जाता है। ऐसे अगर हम Mg से Mg2 प्लस बनाते हैं तो यहाँ पे जो टोटल आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो IE1 प्लस IE2 हो जाएगी। लेकिन ये जो एनर्जी है ये हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगी, तो फिर फॉर्मेशन आसान होगा। Mg2 प्लस चार्ज ज़्यादा हो रहा है, चार्ज ज़्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ डाई पॉजिटिव आयन कंपनसेट्स द हायर वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। NaCl is doped with 2 into 10 to the power minus 3 mole % SrCl2. The concentration of cation vacancies is, देखो Na प्लस अगर है स्ट्रक्चर में, Na प्लस फिर Cl माइनस मान लो, फिर Na प्लस है, तो Cl माइनस का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, तो फिर Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। अब होगा क्या कि अगर एक Na प्लस के जगह पे हम SrCl2 को ऐड कर दें, या ऐसा मतलब Sr2 प्लस को ऐड कर दें, तो अगर हम एक Na प्लस की जगह पे एक Sr2 प्लस को ऐड करते हैं, तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके पास चार्ज 2 प्लस का है, Sr2 प्लस जो है 2 प्लस का चार्ज है, और तो एक Na प्लस की जगह पे तो ये ऑलरेडी आ गया है, तो एक चार्ज तो बैलेंस हो गया +1। अब एक और चार्ज बचा हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए एक Na प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब अगर एक Sr2 प्लस आता है, एक Sr2 प्लस आता है, तो कितने Na प्लस हटेंगे? 2 Na प्लस हटेंगे, और वैकेंसी कितनी क्रिएट होगी? 2 Na प्लस विल बी रिमूव्ड, और वैकेंसी क्रिएट कितनी होगी? क्योंकि एक Na प्लस की जगह पे तो Sr2 प्लस खुद आ गया है, तो वैकेंसी जो क्रिएट हो रही है वो 1 वैकेंसी क्रिएट हो रही है। 1 वैकेंसी इज़ क्रिएटेड पर Sr2 प्लस। तो अगर एक Sr2 प्लस आता है तो एक वैकेंसी क्रिएट होती है। यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल % Sr2 प्लस आए हैं, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल % पर 100 Sr2 प्लस आए हैं, तो इतने वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। 1 मोल के रिगार्डिंग 1 वैकेंसी है, तो 1 मोल Sr2 प्लस के रिगार्डिंग 1 वैकेंसी आ जाएगी, और ये 1 मोल हम ले रहे थे, 1 मोल वैकेंसी आ जाएगी, और 1 मोल वैकेंसी जो है वो करस्पॉन्ड करेगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 वैकेंसी। तो ओवरऑल कितनी वैल्यू हो गई? ये हो गई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 वैकेंसीज पर मोल NaCl, ऐसा बोल सकते हो, पर मोल NaCl आ जाएगा, पर मोल NaCl। तो ये वैल्यू आ रही है 12 इंटू 10 टू द पावर, ये 23 है और ये -5 है,
तो ये वैल्यू 18 आ जाएगी, तो 12 इंटू 10⁻18 पर मोल आ जाएगा। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। बेरिलियम मैग्नीशियम के ऊपर लाई कर रहा है, सेकंड अल्कली मेटल है, और इधर बोरोन और इधर एल्यूमिनियम है, डायगोनल रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है। तो हैव आइडेंटिकल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई तो सेम नहीं है, ऑब्वियसली एल का साइज़ बड़ा होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप लाई कर रहा है। तो हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जनरली बेरिलियम के जो कंपाउंड रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। तो ये कोवेलेंट नेचर एक्सप्लेन करने के लिए हमें पोलराइजिंग पावर चाहिए, हैव सिमिलर पोलराइजिंग पावर। फजान रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि छोटा कटायन है और चार्ज ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा पोलराइज करेगा, तो हैव सिमिलर पोलराइजिंग पावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो C2H5O माइनस क्या करेगा, C2H5O माइनस और Na+ है, तो ये O माइनस या तो इस पर अटैक कर सकता है और या फिर इस पे अटैक कर सकता है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से Br के पोजीशन पे अटैक करेगा। तो अगर हम देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टेबल कौन सा पोजीशन हो रहा है। जैसे अगर हम इसको हम केस 1 मान लेते हैं और इसको केस 2 मान लेते हैं, तो जब हम केस 1 देख रहे हैं तो अगर केस 1 में Br उस पोजीशन पे अटैक किया है, देखो फिर से हम उसी स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ कर रहे हैं विथ बॉन्ड्स। तो N है, डबल बॉन्ड O है और O माइनस है, तो ETO माइनस है। ETO माइनस इस ब्रोमीन पे अगर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली, और ये एडिशन एलिमिनेशन स्टेप्स हैं। सबसे पहले एडिशन होता है और फिर एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन होगा Br का, तो यहाँ पे Br अटैच हो गया है, OET अटैच हो गया है और ये स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म हो गया है अभी Br N O माइनस। फिर जब दोबारा O माइनस यहाँ पे बैक अटैक करेगा तो ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे, और फिर Br बाहर निकल जाएगा इससे, तो गिवन OET फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे OET आ गया, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। अब दूसरे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, केस 2 अगर हम देख रहे हैं, तो सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में हमने दूसरे Br पे अटैक कराया था। यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे Br है। अगर इस Br पे ETO माइनस आके अटैक करता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा। अब ये डबल बॉन्ड बेसिकली इस ऑक्सीजन पे आके डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, या जो नेगेटिव चार्ज है ETO माइनस जो नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा है वो ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज अगर होता है तो वो जनरली स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये सेकंड केस में मतलब यहाँ पे फिर रिएक्शन नहीं होगी सेकंड पोजीशन पे, और ये जो फर्स्ट Br हमने ड्रॉ किया है इस पोजीशन पे रिएक्शन होगी और गिवन प्रोडक्ट अपना ऐसा आ जाएगा, ये OET और Br और NO2। तो गिवन ऑप्शन के साथ A करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल टू हीट। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से Cl की जो Cl और O बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है जनरली, और उसको स्टेबिलिटी जो है हीट की तरफ वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका +7 है, तो +7 है। इसमें अगर देखें तो 6 और इधर से 1 5, तो ये +5 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो +7 HClO4 में, और एक सिमेट्री से भी गाइड करता है, बट सिमेट्री अपने सिलेबस में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो सिंपल अभी हम ClO बॉन्ड लेंथ इन सब से ही सोचेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा अगर सेंट्रल एटम का, तो स्टेबिलिटी हीट की तरफ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, HI वॉज हीटेड इन अ सील्ड ट्यूब एट 440 डिग्री सेल्सियस टिल द इक्विलिब्रियम वॉज रीच्ड। HI वॉज फाउंड टू बी 22% डिकम्पोज्ड। ठीक है, तो HI अगर डिकम्पोज होगा, गैस है, तो ये फॉर्म करेगा H2 गैस प्लस I2 गैस। 2 HI है तो 1 मोलर ले लेते हैं, कुछ गिवन नहीं है, 1 मोलर ले लें, तो इनको इनिशियली 0 ले लेते हैं। ये माइनस अल्फ़ा होगा तो ये अल्फ़ा/2 फॉर्म हो रहा है, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा/2 और अल्फ़ा/2। तो Kc जो है, Kc इज़ इक्वल टू अल्फ़ा/2 इंटू अल्फ़ा/2
और इंटू 1/1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर है ना, H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HI का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो बस अल्फ़ा हमें पता है 0.22 है, तो 0.22/2 तो 0.11 इंटू 0.11 और 1 माइनस 0.22 मतलब 0.78 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है 0.11 अपॉन 0.78 का स्क्वायर। तो ये लगभग 7 टाइम्स है, तो मतलब ये 1/7 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया है 1/49, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल टू 1/49 हो गया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1/50, मतलब इंटू 2 कर दे अगर, तो ये आ रहा है 2/100, तो मतलब 0.02 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.20 मोल ऑफ सोडियम साइनेट एंड 1 मोल ऑफ साइनिक एसिड इन एनफ वाटर टू मेक 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन है, तो जो इसके मोल्स हैं वही इसकी मोलैरिटी भी हो जाएगी। सीधा सीधा हम हेंडरसन इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस की कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो pKa कितना है, ये pK दिया हुआ है हमें, तो 4 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, प्लस लॉग बेस है 0.2 और एसिड है 1, तो ये 0.2 है, मतलब 2/10 है। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 10, तो लॉग 2 तो कैंसिल हो गया, 4 माइनस लॉग 10 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 हो गया, तो ये 3 आ जाएगा। इन द मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन ऑफ HBr विथ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है हमने और HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, OH2 प्लस फॉर्म होगा। सेकेंड स्टेप में ये कार्बोकटायन फॉर्म होगा, और जो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन है ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये रिएक्शन अब हम देखते हैं कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज स्लो स्टेप इन अ स्लो स्टेप, तो इज अ स्लो स्टेप होना चाहिए, तो ये स्लो स्टेप नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ दिस इज अ स्लो स्टेप, ये स्लोएस्ट स्टेप है। और इसके बाद तो फिर फास्टर रिएक्शन होगी, Br माइनस तो फटाफट इस पर रिएक्ट कर देगा, तो फिर ये Br फॉर्म हो जाएगा। दीज शो, अगर हम यहाँ पे देखें तो SO4 और Br को एक्सचेंज कर सकते हैं, Br माइनस अंदर आ सकता है, SO4 बाहर जा सकता है, यहाँ पे भी सेम काम हो सकता है। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या शो कर सकते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर शो कर सकते हैं। आयनाइज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, SO4 2 माइनस आयनाइज होगा अगर हम बाहर निकाल देंगे उसको, तो या Br माइनस आयनाइज होगा। कोऑर्डिनेशन तो नहीं होगा क्योंकि दोनों के अंदर, मतलब जब अनायन और कटायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स रहते हैं तब कोऑर्डिनेशन शो करता है, और ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा, लिंकेज तो नहीं शो करेगा, ठीक है। द रिएक्शन दिस, हाँ तो ये तो रिडक्शन हो रहा है, ऐसा तो हमें पता ही चल रहा है रिडक्शन के लिए। मेंशन रिडक्शन में तो ZnHg ये सब यूज़ करते हैं। वुल्फ किश्नर रिडक्शन है और हाइड्राइड रिडक्शन है, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में वो NH2 यूज़ करते हैं, हाइड्राइड H माइनस यूज़ करते हैं। तो क्लियरली ये सब तो नहीं है यहाँ पे। Na और लिक्विड NH3 है, तो Na और लिक्विड NH3 के साथ ये Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है, सेम इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड बोलते हैं इनको, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब फॉर्म हो गया है तो ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही रिएक्शन है जैसे कि एल्काइन से आप एल्कीन में कन्वर्ट करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन के हेल्प से हम करते हैं। सेम यहाँ पे भी वही काम होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपीयर हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विथ नेगेटिव चार्ज। अब फिर ये C2H5OH से ये एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, और यहाँ पे अब हाइड्रोजन आ गए। फिर ये फिर से एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक सिंगल फेशो कैरो बनाते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और फिर ये फिर से C2H5OH से एक और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, C2H5OH से एक और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो ये फिर बन जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड, बीच में आ गया और इधर दोनों ही हाइड्रोजन आ गया और इधर भी हाइड्रोजन आ गया। तो ये बर्च रिडक्शन नाम है इसका। वैसे हमें मैकेनिज़्म और इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछा है, बट स्टिल आप समझ सकते हो, तो ये बर्च रिडक्शन है। द डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो डेल्टा H है,
कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो डेल्टा यू है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज़ डेल्टा एन जी आर टी। और इन किलो जूल इज़, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है, हम 25 डिग्री मान लेते हैं, तो आर टी एट 25 डिग्री जो होता है वो 2.5 किलो जूल होता है। अच्छा रिएक्शन भी नहीं आई है क्या, अच्छा यहाँ पे है सॉरी। तो डेल्टा एन जी अभी हमने देखा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या है, मोल्स ऑफ गैसेस, डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे 12 है और इधर 15 मोल्स है गैस के, तो टोटल -3 हो गया। और आर टी की वैल्यू 2.5 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 2.5 किलो जूल रफली, तो ये हो जाएगा 7.5 किलो जूल। तो ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन NiCd सेल, सेकेंडरी सेल है, बेसिकली KOH यूज़ होता है। आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा बैटरी के रिलेटेड जितने भी हैं चीज़ें। मेटालिक आयन M2+ हैज़ एन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2814 एंड इट्स मास इज़ 56 AMU। तो 2814 है अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन M2+ के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 + 8 + 14, तो ये हो गया 8 2 10 और 14 10 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो M में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 और ऐड कर देते तो 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आ गया और मास नंबर 56 है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होंगे दिस इज़ इक्वल टू 56 - 26। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मास नंबर से हम माइनस कर देते हैं, तो 56 - 26, मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर ही होगा, तो ये 30 आ जाएगा यहाँ से, तो 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड सुक्रोज, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगी, तो -2 कार्बन की x ले लेते हैं तो 12x, और हाइड्रोजन का +1 तो +22 और -22 ऑक्सीजन के लिए, दिस इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। 12x = 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4+ और Cr2O7 2- Cr2O7 है, इसको जब हम हीट करते हैं तो Cr2O3 और N2 और H2O गैस रिलीज़ होता है, तो Cr2O3 रिलीज़ हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब रिएक्शंस ध्यान रखनी पड़ेंगी थोड़ी। द नंबर ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन 1 cm3 मतलब 1 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन, तो 0.1 मिलीमोल हो जाएंगे। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करें हम, मतलब अगर हम मोलारिटी हमें गिवन है तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोलारिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मोल आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो मतलब 10⁻⁻⁴ मोल। और हमें नंबर ऑफ़ आयोडीन एटम बोला जा रहा है, I2 का सॉल्यूशन है, तो एक I2 में 2 आयोडीन के एटम्स हैं, तो मोल ऑफ आयोडीन आ जाएगा। मोल ऑफ आयोडीन इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ मोल। ये 10⁻⁴ मोल I2 है, तो दिस इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ मोल, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ आयोडीन दिस इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ × 6 × 10⁻23, तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ से 12 × 10⁻19, तो 12 × 10⁻19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ RCN विथ R'(MgX), RCN का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो RC ट्रिपल बॉन्ड N है और RMgX R'(MgX है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, R- है, तो R- रिएक्शन करेगा तो कार्बन पे अटैक करेगा, डेल्टा पॉजिटिव, सिंपल चार्ज अट्रैक्शन से सोच सकते हैं, तो नाइट्रोजन पे एक लोन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ से, RC डबल बॉन्ड N, इधर R' और ये नेगेटिव चार्ज विथ MgX। फिर ये जो N- है ये हाइड्रोलाइज होगा, तो एक हाइड्रोजन से H2O से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NH, और फाइनली फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा ये इसका, तो फिर ये RC डबल बॉन्ड O R' में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हो, सबसे पहले NH2+ बना लो, फिर H2O के साथ रिएक्शन कराओ। देखो ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने आना चाहिए, एरोज एक बार ड्रॉ करना सीख जाओगे तो फिर ये सब रिएक्शंस आसान लगेंगे। तो कीटोन फॉर्म हो रहा है इसके अंदर।
एडिशन ऑफ आर्सेनिक इन स्मॉल अमाउंट, आर्सेनिक जो है वो ग्रुप 5 का है या ग्रुप 15 का है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आर्सेनिक ऐड करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा उससे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड्स कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ जनरली एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम को जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव है। Na+ को Na में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है वैसे किसी रिएक्शन के थ्रू, तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो रिडक्शन नहीं करेंगे हम किसी कोक के साथ या किसी भी मेटल के साथ ज़्यादा रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, तो सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस है, और यहाँ पे मोल्टन क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन का अगर करेंगे तो Na+ का रिडक्शन ऑक्सीडेशन, Na+ का रिडक्शन नहीं होगा, किसका हो जाएगा, H2O का रिडक्शन हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, H2O नहीं रखेंगे हम, Na+ ही रखेंगे, तो ये Na बन जाएगा। कंटेनिंग CaCl2 ये उसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए ऐड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एल्कली मेटल्स। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सही है, Li+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। सोडियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये गलत है। सोडियम जो है वो अगर हम Na को जैसे ऐड करते हैं तो NaOH बेसिक ही बनाएगा हमेशा, एम्फोटेरिक इन नेचर नहीं होगा सोडियम को H2O में ऐड करने पे। द मेजर्ड वोल्टेज ऑफ द सेल इज़ 1.2 वोल्ट, ये नॉट गिवन है, हमें pH पूछा जा रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 गैस है और ये 2H+ एक्वस बनाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एट एनोड हो गया। और कैथोड अगर हम देखें तो कैथोड पे Ag+ का रिडक्शन हो रहा है, Ag+ एक्वस है प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये Ag सॉलिड बन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो H2 गैस प्लस 2 Ag+ एक्वस, ये बना रहा है 2H+ एक्वस प्लस Ag सॉलिड। तो यहाँ से ई सेल अब लिख सकते हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n log Q, और Q क्या है, अब देखो सब कुछ हमें गिवन है। ई सेल 1.02 वोल्ट है, E0 सेल कितना है 0.80 वोल्ट, ये 0.06 अप्रॉक्सीमेटली 0.059 होता है, n की वैल्यू है 2 log, अब Q क्या है, इधर है H+, तो H+ का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, H2 गैस है तो प्रेशर ऑफ H2, और Ag+ एक्वस है तो Ag+ का स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया हुआ है 1 atm, तो ये तो 1 है, तो इसको हटा देते हैं। Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर, तो ये भी हटा देते हैं। n है 2, 1.02 माइनस 0.80, तो ये 0.22 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.06/2 2 log H+ की कॉन्सेंट्रेशन, 2 बार निकाल दिया हमने। अब माइनस लॉग ऑफ H+, माइनस लॉग ऑफ H+ क्या होता है pH, तो 0.22 अपॉन 0.06 इज इक्वल टू pH, तो pH इज इक्वल टू 22/6, दिस इज इक्वल टू 6 चौके 24, 6 × 18 40, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.7 के पास, तो 3.73 आ जाएगा आंसर। एट 90 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, Kw पूछा जा रहा है, Kw एट एनी टेम्परेचर विल बी H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन, जितने H3O+ होंगे उतने ही OH- होंगे। न्यूट्रल pH प्योर वाटर है, तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 10⁻12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीहाइड्रोकार्बन, स्टार्च वगैरह में तो ऑक्सीजन है, सीजिन केसिन में भी ऑक्सीजन है, टेरिलिन में भी ऑक्सीजन है, नेचुरल रबर आइसोप्रीन से बनता है, ये है उसका मोनोमर, तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज 80, जो भी है सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि A जो है वो T के साथ कंबाइन होता है और G जो है वो C के साथ बॉन्ड बनाता है बेसिकली, तो A के साथ T आ जाएगा तो T है, और T के साथ अगेन A आ जाएगा तो ये हो जाएगा TA। द ब्राउनियन मोशन इज़ ड्यू टू, ब्राउनियन मोशन अगर हम कोलॉइड्स के अंदर देखते हैं तो डिस्पर्जन फेज के अंदर जो लिक्विड और कोलॉइड पार्टिकल्स हैं
अट्रैक्शन, देखिए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से तो नहीं होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के कारण भी नहीं है, कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल के कारण से ब्राउनियन मोशन होता है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज ज़ीरो, ई ए ही ज़ीरो हो गया है, तो K इज़ इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी, ई ए ज़ीरो है तो दिस इज़ इक्वल टू ए, तो K इक्वल टू ए है, तो रेट जो है वो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, टेम्परेचर का तो फंक्शन ही नहीं है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फ्लोरोबेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड कन्वीनियंटली, फ्लोरोबेंजीन को बनाने का एक ही तरीका है अभी जो हम पढ़ते हैं, वो है कि N2+ बना लेते हैं और फिर BF4- के साथ इसकी हीटिंग करते हैं, तो ये F फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो बाय हीटिंग बेंजीन डायजोनियम विथ टेट्राफ्लोरोबोरेट। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस इज, तो कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है, मतलब कि ये खुद एसिड है, तो अगर एसिड है तो बेस बनाएगा तो फिर O- बनाएगा, CH2 होल थ्राइस NH2, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाता तो फिर H+ एक्सेप्ट करेगा, तो कौन एक्सेप्ट करेगा, NH2 एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि NH2 यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा स्ट्रॉन्ग बेस है OH और NH2 में से, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया और ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस फिर ये करेक्ट आंसर है। डैश इज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो देखते हैं NiCN4 है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Ni2+ के अंदर 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3d8 है तो CN फुलफिल कर देगा उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होते ही म्यू जो है वो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। Which of the following statement is incorrect regarding positive deviation from ideal behavior? Positive deviation जब होता है ideal behavior से, तो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक रहते हैं और या वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक रहते हैं, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक रहते हैं तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाता ज़्यादा, तो जो मॉलिक्यूल है अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो फिर इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा और वेपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। तो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शन डिक्रीजेज, इनकरेक्ट पूछा गया है हमसे, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं, मतलब हाँ तो डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये तो सही है। वॉल्यूम इंक्रीजेज, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक होगा तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, होल्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट कम कर रहा हूँ। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज़ मोर दैन एक्सपेक्टेड, ये भी सही है। गिब्स एनर्जी चेंज इज़ पॉजिटिव, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो फिर सॉल्यूशन ही फॉर्म नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट, बॉन्डिंग बिहेवियर तो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो करता ही है, एनाइशन एनर्जी करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को ज़्यादा मतलब नहीं है पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स से। द रिएक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये सब रिएक्शंस देखो, कुछ रिएक्शंस आउट ऑफ सिलेबस भी हैं तो आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने पड़ सकते हैं। कुछ जैसे स्टीफन रिडक्शन है तो ये RCN से RCHO बनाते हैं हम। क्लेमेंसन रिडक्शन तो आपको पता ही है, ये तो ये है ही नहीं। बोवेल्ड ब्लैंक रिडक्शन जो है वो एस्टर वगैरह को रिड्यूस करते हैं हम अल्कोहल्स में, R-CH2OH और ROH 2OH में। तो ये सब रिएक्शन और शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन जो है वो यही है। बेंजोइल क्लोराइड जो है फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं OH- में, तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और फिर वो बेंजोइल क्लोराइड इस पर रिएक्शन कर सकता है, ये O- बनेगा, बैक आएगा तो Cl डिपार्ट कर जाएगा, तो फिर ये गिवन प्रोडक्ट जो भी होगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट RNA इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंड, ये तो सही है। कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। इट डज़ नॉट कंटेन्स एनी पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन बेस रहता है, यूरासिल रहता है इसके अंदर। आपको ये सब थोड़े पढ़ना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, तभी ये सब कर पाओगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से तो करना थोड़ा मुश्किल है, याद रखने वाले क्वेश्चन हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग अबाउट जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर जो है वो FCC रहता है,
और FCC में सल्फ़र रहता है इन पोजीशंस पे, FCC पे। और टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स रहते हैं, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में Zn2+ रहता है। ईच Zn2+ इज सराउंडेड विद टेट्राहेड्रली बाई 4s2-। ये तो सही है, हमें रॉन्ग बताना है। S2- आयन फॉर्म FCC अरेंजमेंट, तो ये भी सही है। AgBr हैज़ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ये गलत है। AgBr क्या हैज़ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2। H2O2 बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, इसको हम सिंपल कंटेनर में नहीं रखते हैं, लाइट पास नहीं होना चाहते, डिकम्पोज हो जाएगा, तो वैक्स लाइन बॉटल में रखते हैं, सही बात है। H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ, ये भी सही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट अगेन ब्रेक हो जाएगा। H2O2 डज नॉट रिएक्ट विथ, H2O2 के MnO4 के साथ रिएक्ट करता है। MnO4- जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा टू O2, तो डज नॉट रिएक्ट बोला गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ HCN, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ HCN, तो Cn- अटैक करेगा, या H+ बना लो, कुछ भी बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा ऐसा। सबसे पहले साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ऑब्टेन्ड इज हाइड्रोलाइज्ड। HCN के साथ सिंपली HCN, बेटर तो था कि NaCN और H+ लिखा जाता, बट ठीक है। तो अब हाइड्रोलाइज करेंगे तो OH जो होगा ये, सॉरी CN जो होगा ये CO2H में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये CO2H बन गया, ये OH बन गया, तो ये कायरल सेंटर यहाँ पे एक जनरेट हो गया है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिर ये एग्जिबिट करना शुरू हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस दोनों ही यहाँ पे फॉर्म होंगे, रेसिमाइजेशन हो रहा है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये तो सही है। हेलोजेंस शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है। जैसे अभी HClO4 में हमने डिस्कस किया था, Cl में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ओनली नेगेटिव, तो फिर ये गलत स्टेटमेंट है, तो हमारे लिए सही है। तो होपफुली ये क्लियर होगा आपको। हम नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू।